हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं 89 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं हम वो डिस्कस करेंगे। 88 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 2 मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रिस्क के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड एक्सचेंज रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। अब देखो, फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेटेड है? ड्यूज से रिलेटेड है। ठीक है। रेफर टू द फर्म इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यूज टुवर्ड्स क्रेडिटर। ये तो फाइनेंशियल रिस्क होगा। अब देखो, फाइनेंशियल रिस्क बी थर्ड तीनों में है। ठीक है। अब पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि inability of the firm to meet its financial obligation on time owing to non availability of the ready of cash, कि जो ready नहीं है cash, non availability of the ready of cash, that is called the liquidity risk. Refer to the inability of the firm to meet its financial obligation on the टाइम की, जो उसकी जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रही और नॉन अवेलेबिलिटी है ऑफ द रेडी ऑफ कैश, दिस इज द लिक्विडिटी रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, फर्म इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यूज टुवर्ड द क्रेडिटर। एक्सचेंज रिस्क में क्या होता है कि possibility of the adverse effect on the firm asset, liability and income due to the movement of interest rate. एक्सचेंज रिस्क में क्या होता है कि एडवर्स इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है फर्म की एसेट के ऊपर, लाइबिलिटी के ऊपर और इनकम के ऊपर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर हम डिफॉल्ट रिस्क की बात करें, डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है? द फर्म विल बी अनेबल टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम द डेटर। जो फर्म है वो अनेबल होती है रिकवर करने में ड्यूज डेटर से। फाइनेंशियल में तो जो फर्म इनएबिलिटी टू पे इट्स ड्यू टुवर्ड द क्रेडिटर। डिफॉल्ट रिस्क में द फर्म विल बी अनेबल टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम द डेटर। Exchange risk means refer to the possibility of the adverse effect on the firm asset, liability and income due to the movement of the interest rate. Liquidity risk refer to inability of the firm to meet its financial obligation on time owing to non-availability of the ready of cash. ठीक है। Next question is, which one of the following is related to the control function of the financial manager? क्या करता है फाइनेंशियल मैनेजर का कंट्रोल फंक्शन? क्या करता है? एनालाइज करता है वेरिएंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, क्या एनालाइज करता है? वेरिएंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द कंट्रोल फंक्शन ऑफ द financial manager. Next question is, a firm is currently earning 50,000 and its one share has a present market value of rupees 175. It has 5,000 share outstanding. The earning of the firm is expected to remain stable and it has a payout ratio of 100%. Cost of equity. इसका आंसर आप ध्यान में रखना, ये है, ये मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एनपीवी के ऊपर जो लेसन मेंटेन करूंगी ना, उसके अंदर मैंने ये सारे के सारे जो न्यूमेरिक्स है वो समझाऊंगी। ठीक है, तो बेसिक पहले एक बार देखना, देन एफएम के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एनपीवी के मेरे न्यूमेरिक देखना, देन आप इसका आंसर मुझे अपने आप फाइंड आउट करके देना। नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अगेन ये वाला क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 का क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमने करेक्ट कोड बताना है। क्रिसिल, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच रेटिंग। ठीक है, अब देखो जो कब डेवलप हुई थी
1987 में। मूडी इन्वेस्टर सर्विस कब डेवलप हुई थी? 1909 में। स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860 में और फिच रेटिंग 1987 में, सॉरी 1940 में। ध्यान से रखो, क्रिसिल कब आई? 1987 में। सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। और मूड इन्वेस्टर सर्विसेज कब आई? 1909 में। स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860 में और फिच रेटिंग 1940 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 93 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 94 का क्वेश्चन है। 94 का क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? 93 का क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? जो क्रिसिल की रेटिंग पूछी है और मूडी इन्वेस्टर सर्विस और क्रेडिट रेटिंग में और कौन कौन सा था? स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच रेटिंग। क्रिसिल था 1987 में, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज 1909 में, स्टैंडर्ड एंड पुअर 1860 में, फिच रेटिंग 1940 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। अब देखो, WTO rules are mainly applied to trade in goods, but other areas such as services, intellectual property are not covered by them. This is not correct. GATT had contracting party, WTO has a member. ये तो ठीक बात है, GATT की contracting party है और WTO member है। Dispute settlement system under the WTO is much more efficient, speedy and transparent, unlike the GATT system which was highly susceptible to the blockage. ठीक है, जो डिस्प्यूट सिस्टम है WTO के अंदर वो कैसा है? बहुत एफिशिएंट है, स्पीडी है, ट्रांसपेरेंट है, अनलाइक द गैट सिस्टम, और विच वाज हाईली सस्पेक्टेबल टू द ब्लॉकेज। देन आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। 95 का क्वेश्चन है, कौन सा ट्रेड ग्रुप अमंग द फॉलोइंग होल्ड तमिल एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज? इसमें से किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है? एशियान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट 96 का क्वेश्चन देखिए। The integration of the domestic company through the twin channel of the trade and capital flow has accelerated in the past 2 decades, which in turn led the Indian economic growing from the 32 trillion in 2004 to about 153 trillion by the 2016. Or Government of India is to know to grow, export and provide more job for the young, talented, well educated and even semi skilled and unskilled workforce in India. दोनों जो हैं वो स्टेटमेंट असर्शन और रीजन करेक्ट है और आर है वो राइट एक्सप्लेनेशन है ए की। Which of the following is a benchmarking tool to measure the performance along the logistics supply chain among the country? बताओ कौन सा बेंचमार्किंग टूल है जो कि मेजर करता है परफॉर्मेंस अलोंग द लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन अमंग द कंट्री? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, लाइनर शिपिंग के अंदर क्या ट्रू नहीं है कि ये ऑपरेट करता है रेगुलरली ऑन ए फिक्स शेड्यूल, और डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड चार्टर पार्टी, ये भी नॉट ट्रू। ये किस लिए यूज होता है लाइनर शिपिंग? ये ऑफर करता है स्लो शिपिंग सर्विसेज और यूज होता है कार्गो विद द हायर यूनिट वैल्यू एंड द मैन्युफैक्चरर और सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज statement relates to international financial environment, denote the code of the statement being correct or incorrect. फॉरेन एक्सचेंज डिनोट करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द एसेट, लाइबिलिटी एंड ऑपरेटिंग इनकम टू द एंटीसिपेटेड चेंज इन एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस्ड इन इट्स फाइनेंशियल करेंसी। ये बात तो ठीक है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क डिनोट द वेरिएंस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ एसेट
लाइबिलिटी और ऑपरेटिंग इनकम एट्रीब्यूट टू एंटीसिपेटेड चेंज इन द एक्सचेंज रेट। जो ये स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज which among the following firm having foreign trade qualify for the financial assistance under the market development assistance scheme? Which among the कौन सी firms having foreign trade qualify for the financial assistance under the MDA scheme जिसकी जो turnover है वो कितनी होगी up to 30 crore। ठीक है, this is all about the July 2018 paper and next में हम बाकी के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। Thank you, bye bye.